अगर मैं एक बॉडी को पुल करूं तो उसमें एक इलॉन्गेशन आएगा और रिलेटिव इलॉन्गेशन को हम कह देते हैं स्ट्रेन। और मुझे पता है कि स्ट्रेन के कारण एक स्ट्रेस जनरेट होने वाला है बॉडी में, जो कि कोशिश करेगा बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की जल्दी से जल्दी। और ये स्ट्रेस प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन के। इसी को कहते हैं हम हुक्स लॉ। लेकिन हुक्स लॉ की भी एक लिमिट है। ये वैलिड है जब तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर हों। जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं ना, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है बॉडी में, या फिर बॉडी टूट भी सकती है। तो इसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर तुम्हें स्ट्रेस और स्ट्रेन समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम पिछली वीडियो को एक बार रिवाइज करके आ जाओ। तो इस वीडियो में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। यहाँ वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस प्लॉट करेंगे और एक्स पे स्ट्रेन। तो देखो, इस ग्राफ का जो शेप आएगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल हम ले रहे हैं। अलग अलग मटेरियल की ऑब्वियसली अलग अलग ग्राफ आने वाली है। और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि किस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमने बात की थी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, या फिर अलग अलग टाइप के। तो इस वीडियो में हम एक स्टील की रॉड लेने वाले हैं और इसे पुल करेंगे एक्सिस के अलोंग। यानी कि स्टील की रॉड में टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होने वाला है, और इसी का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब इस ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करेंगे? तो देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक मशीन का इस्तेमाल करेंगे इसे पुल करने के लिए। ठीक है, हम इसे अपने हाथों से तो पुल कर सकते हैं नहीं। अब थोड़ा सा पुल करके मैं रुक जाऊंगा। तो क्या होगा कि इसमें जो डेल्टा एल जनरेट होगा ना, डेल्टा एल बाई एल, यानी कि रिलेटिव इलॉन्गेशन, यही तो हो गया स्ट्रेन। तो इस समय पे मेरे पास आ गया है स्ट्रेन। अब मुझे निकालना है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस समय मैं रीस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालूं? तो देखो, बॉडी इलॉन्गेटेड है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यानी कि जिस फोर्स से मैं पुल कर रहा हूं ना, उतना ही फोर्स होने वाला है रीस्टोरिंग फोर्स का, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। तो मैं करूंगा पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये मुझे दे देगा इस समय पे स्ट्रेस। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया, एक समय पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा इलॉन्गेशन को और बढ़ाऊंगा मशीन की मदद से, और दूसरा पॉइंट निकालूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। और ऐसे करते करते मैं इस ग्राफ का सारा पॉइंट्स निकालूंगा और मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, और वो दिखेगा कुछ ऐसा। तब ये ग्राफ तुम्हें थोड़ा डरावना दिख रहा होगा, बट इसे घबराने की बात नहीं। अब उसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो, तो ये पॉइंट दिखाता है कि बॉडी में इस टाइम इतना स्ट्रेन है और इसके करस्पॉन्डिंग इतना स्ट्रेस है। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट को कहीं लेके यहाँ आ जाऊं और फिर तुमसे पूछूं कि कितना स्ट्रेन है, तो तुम बोलोगे स्ट्रेन इतना है और इतना स्ट्रेस है। अब दूसरी बात मुझे दिख रही है कि ये जो लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है कहीं यहाँ तक। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियरली वेरी कर रहे हैं कहीं यहाँ तक। और यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर लीनियर रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हैं, तो हुक्स लॉ वैलिड है। यानी कि इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट का एक नाम देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए। अब इस पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है और इसके बियॉन्ड हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। यानी कि मैं लिख सकता हूं ए इज हुक्स लॉ लिमिट। यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होने वाला है और उसके बियॉन्ड लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को कहीं यहां ले जाऊं, इतना स्ट्रेन डाल दूं, तो फिर क्या होने वाला है? तो मेरे ख्याल से अगर मैं बॉडी को इतना स्ट्रेच कर दूं कि वो हुक्स लॉ के लिमिट के बियॉन्ड चली जाए और उसके बाद में छोड़ूं, तो हो सकता है कि बॉडी कंप्लीटली अपना शेप रीगेन नहीं करे, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। या क्योंकि मुझे लगता है कि इलास्टिक लिमिट के हम बाहर आ गए हैं। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। ए इज नॉट द इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे एक और पॉइंट है जहाँ पे इलास्टिक लिमिट होती है। इसे दिखाने के लिए मैं इस पॉइंटर को थोड़ा हटा देता हूँ, और इलास्टिक लिमिट कहीं यहाँ पे आती है, ये वाली पॉइंट, पॉइंट बी। बी इज द इलास्टिक लिमिट। इसे हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहीं यहां पे हूं, सॉरी इसे मूव नहीं करना है बल्कि इसे मूव करना है, पॉइंटर को। अगर मेरा पॉइंटर कहीं यहां पे है, तो इतना स्ट्रेन है बॉडी में और इतना स्ट्रेस है। अब यहां पे अगर मैं बॉडी को छोड़ दूं, तो बॉडी अपना शेप रीगेन कर सकती है। भले ही हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो, लेकिन बॉडी कंप्लीटली अपना शेप रीगेन कर लेगी। लेकिन अगर मैं पॉइंटर को कहीं यहां ले जाऊं, मेरी बॉडी में कुछ इतना स्ट्रेन है, तब बॉडी अपना शेप कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगी। इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम स्टील को देखें, तो यानी कि अगर मैं स्टील को थोड़ा सा स्ट्रेन करूं, थोड़ा सा स्ट्रेन, ताकि मैं अभी भी हुक्स लॉ के लिमिट के अंदर हूं,
तो यानी कि मेरी जो स्ट्रेस होगी वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। और क्योंकि मैं हुक्स लॉ के लिमिट के अंदर हूँ, यानी कि मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर तो हूँ ही, तो इस टाइम पे अगर मैं अपना स्ट्रेस हटाऊं तो बॉडी कंप्लीटली रीगेन कर लेगी अपने शेप को। अब अगर मैं बॉडी को इतना स्ट्रेन करूं कि हुक्स लॉ के बियॉन्ड चले जाए, लेकिन फिर भी अभी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, हमारे बी पॉइंट के अंदर ही है स्ट्रेन, तो इसका मतलब अभी भी अगर मैं स्ट्रेस को हटाऊं ना, तो जो बॉडी है ये कंप्लीटली रीगेन कर लेगी अपना शेप, भले ही जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो कुछ देर तक लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं हो। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेन को बी से भी आगे ले जाऊं, इलास्टिक लिमिट से भी आगे, और फिर उसके बाद अगर मैं पुलिंग फोर्स को हटाऊं, तब बॉडी कंप्लीटली रीगेन नहीं करेगी अपना शेप, बॉडी में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब अगर ग्राफ के हम इस रीजन को देखें, तो ये देखो पॉइंटर को मैं जैसे ही यहाँ पे ले जाऊंगा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन तुम्हारी जो स्ट्रेस है ना वो ज्यादा नहीं बदल रही है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर मैं मटेरियल में सेम चीज तुम्हें दिखाऊं, तो यानी कि हमारी जो पुलिंग फोर्स है वो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्ट्रेन है, एलोंगेशन, वो बहुत ही ज्यादा हो गई है मटेरियल में। तो ये जो रीजन है ना, जहां पे हमारा जो स्ट्रेस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसे हम बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो रीजन, क्योंकि हमारी मटेरियल एक फ्लूइड की तरफ फ्लो करने लगी है और इसमें स्ट्रेस ऑलमोस्ट सेम ही है। अब अगर तुम इस ग्राफ के इस पॉइंट पे कहीं ध्यान दो, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेस होती है इस पॉइंट पे। आओ इस पॉइंट का भी एक नाम देते हैं, पॉइंट सी, और इसका नाम होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट। आओ इसे लिख लेते हैं। यानी कि अगर तुम बॉडी में स्ट्रेन लाओ इस पॉइंट के भी बियॉन्ड, तो बॉडी में सीरियस डैमेज हो सकता है। तो यानी कि तुम्हें किसी मटेरियल को इतना स्ट्रेन करना हो ताकि उसमें डैमेज नहीं हो, तो यानी कि उसकी स्ट्रेन को तुम्हें इस पॉइंट से कम ही रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो टेस्ट मटेरियल है ना, तो आप उसमें और डैमेज लाते हैं और इसे थोड़ा और स्ट्रेन करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो इस पॉइंट के अगर तुम बियॉन्ड चले जाओ, कहीं यहाँ पे इतना स्ट्रेन डाल दो बॉडी में, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो स्ट्रेस आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट नंबर सी से कम है। यानी कि स्ट्रेस कम हो गया है, लेकिन फिर भी इलोंगेशन बढ़ती जा रही है, रिलेटिव इलोंगेशन वो बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो यही सवाल मैंने अपने मैकेनिकल फ्रेंड से पूछा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसने ये देखा कि इस पॉइंट के बियॉन्ड, सी पॉइंट के बियॉन्ड, जब भी तुम इलोंगेट करते हो बॉडी को, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाता है, बॉडी यहाँ से कुछ टूटने टाइप की लग जाती है, यहाँ पे एक नेक डेवलप होने लग जाता है। और ऐसा तुमने खुद भी एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा, जब भी तुम एक रबर बैंड लेते हो ना, और रबर बैंड को लेके बहुत ज़्यादा खींचते हो, तो रबर बैंड कहीं बीच से पतली होने लग जाती है। वही सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे हमारी मटेरियल कुछ पतली होने लग जा रही है, कुछ ऐसे। अब अगर तुम इस रीजन में स्ट्रेस कैलकुलेट करो, इस पर्टिकुलर रीजन में तुम स्ट्रेस कैलकुलेट करो, तो तुम्हारी स्ट्रेस अभी भी ज़्यादा बड़ी आएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया है। भले ही तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा इस रीजन का जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया भी तो कम है। लेकिन हम ऐसे स्ट्रेस तो कैलकुलेट करते हैं नहीं, हमारा स्ट्रेस कैलकुलेट करने का तरीका है ये जो फोर्स है, पुलिंग फोर्स, डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि ये वाला एरिया। तो इसलिए हमारा स्ट्रेस, हमारा कैलकुलेटेड स्ट्रेस वो कम आता है, लेकिन जो इलोंगेशन है ना वो बढ़ जाएगी। और ये जो इलोंगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में होगी, इसी लोकलाइज रीजन में होने वाली है। तो यानी कि हम इसे और इलोंगेट करेंगे तो क्या होगा कि ये मटेरियल और ज़्यादा पतली होगी, और ज़्यादा पतली हो जाएगी, कुछ ऐसे। ये देखो, ये नेकिंग डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे मैंने पुलिंग फोर्स भले ही कम कर दिया हो, लेकिन फिर भी हमारी इलोंगेशन बढ़ती ही जा रही है, और ये इलोंगेशन मैक्सिमम इसी रीजन में लोकलाइज हो रहा है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये पूरी जो रीजन है ना ये टूट जाएगी, ये मटेरियल हमारी ये फ्रैक्चर कर जाएगी, और इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ये यहाँ पे कहीं पे होगा, फ्रैक्चर। दिस इज पॉइंट नंबर डी। तो अलग अलग मटेरियल का यही ग्राफ अलग अलग तरीके का आएगा, ठीक है। और तुम्हें अब इस ग्राफ को रीड करना बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आ गया है। आओ कंपेयर करते हैं कि अगर कोई और मटेरियल हो तो उसकी ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक और ग्राफ है, ये मान लो कि एल्यूमिनियम का ग्राफ है, एल्यूमिनियम। अब क्या तुम कुछ बता सकते हो इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करके? तो देखो, ये एल्यूमिनियम की ये जो हुक्स लॉ वाली रीजन की ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो थोड़ी कम स्टीप है कंपेयर टू हमारी स्टील की ग्राफ। तो ये क्या बताता है? अब स्टीपनेस होती है स्लोप, तो अगर मैं स्लोप को मेजर करूं, यहाँ पे कहीं स्लोप होती है दिस बाय दिस, है ना। तो ये हो जाएगा चेंज इन स्ट्रेस डिवाइड बाय ये हो जाएगा चेंज इन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से तुम देखो तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन
ये मुझे दे देगा यंग्स मॉडुलस। तो यानी कि हमारी स्टील की यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है एल्युमिनियम से। अब अगर यंग्स मॉडुलस ज़्यादा हो, इसका मतलब स्टील ज़्यादा इलास्टिक है कंपेयर टू एल्युमिनियम। यंग्स मॉडुलस यही तो बताता है कि कौन सी मटेरियल कितनी ज़्यादा इलास्टिक है, कौन सी मटेरियल कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है। यही बताता है हमारा यंग्स मॉडुलस। अब एक और चीज़ जो कि ये बता सकता है कि अगर तुम इस पर्टिकुलर स्ट्रेन पे देखो तो हमारी जो स्ट्रेस है ना वो स्टील की ज़्यादा है कंपेयर टू एल्युमिनियम की स्ट्रेस। इसका मतलब अगर मुझे सेम स्ट्रेन जनरेट करना हो तो एल्युमिनियम में सेम स्ट्रेन बहुत ही आसानी से जनरेट हो सकता है, बहुत ही कम फोर्स लगा के ही जनरेट हो सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस जो आएगा वो कम होगा कंपेयर टू स्टील। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नंबर सी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब अगर तुम स्टील की बात करो तो इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कुछ 0.5 गीगा पास्कल। लेकिन अगर तुम डायमंड की बात करो तो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 50 गीगा पास्कल। यानी कि डायमंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये तो ताजुब की बात नहीं है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन यही नंबर बताता है कि कितना स्ट्रांग है कोई मटेरियल। अब आओ बात करते हैं प्लास्टिक फ्लो रीजन की, यानी कि ये वाली रीजन जहाँ पे स्ट्रेस में चेंज बहुत ही कम आ रहा हो लेकिन स्ट्रेन बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो। तो कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसी होती हैं ना जिनकी प्लास्टिक फ्लो रीजन बहुत ही चौड़ी होती है, बहुत ही वाइड होती है। कुछ ऐसे, सॉरी ऐसे, यस। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि जो फ्रैक्चर पॉइंट है ना वो बहुत ही दूर है कंपेयर टू तुम्हारा सी पॉइंट और बी पॉइंट। यानी कि हम बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बॉडी, जस्ट लाइक गोल्ड। अगर गोल्ड का तुम 1 ग्राम भी लो तो उसे तुम 2.5 किलोमीटर तक लंबा वायर में खींच सकते हो विदाउट ब्रेकिंग इट, उसके बाद ही जाके वो टूटेगी। और ऐसी मटेरियल्स को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। अब कुछ मटेरियल्स होती हैं जो कि इसकी ऑपोजिट होती हैं, यानी कि इनका प्लास्टिक फ्लो रीजन बहुत ही नैरो होता है। ये बी, सी और डी पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही पास पास होते हैं, कुछ ऐसे। अब इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को तुम जैसे ही स्ट्रेन करोगे इसके इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, तो थोड़ी देर बाद ही बॉडी फ्रैक्चर कर जाएगी और टूट जाएगी। और ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं ब्रिटल। जैसे कि ग्लास ले लो, ग्लास को तुम हल्का सा भी स्ट्रेन करोगे ना इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड तो वो तुरंत ही टूट जाएगी। अब देखो, जब भी मैं ब्रिटल की बात करता हूँ तो मेरे और मेरे दोस्तों के दिमाग में ये वर्ड आता था कि ब्रिटल मतलब कि वीक होना। जैसे कि ग्लास ग्लास बहुत ही वीक होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे मटेरियल्स भी हो सकते हैं जिनकी कि ये जो सी वैल्यू है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये बहुत ही हाई हो, लेकिन फिर भी उनकी फ्रैक्चर पॉइंट बहुत ही कम हो। इसका मतलब कि वो मटेरियल बहुत ही स्ट्रांग हैं, लेकिन उन मटेरियल में हम ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं ला सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल डायमंड। डायमंड एक्चुअली में ब्रिटल होता है। डायमंड है तो बहुत ही स्ट्रांग, उसमें तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल सकते हो और फिर भी डायमंड में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि अगर हम डायमंड में स्ट्रेन नहीं ला सकते हैं, इसलिए डायमंड को हम बोलते हैं ब्रिटल। हल्का सा भी अगर उसमें स्ट्रेन आता है तो डायमंड फ्रैक्चर कर जाएगा, डायमंड टूट जाएगा।